अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब से बहुत सारी चीज़ों पे बात होगी। जो स्किल डेवलपमेंट कैंप है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू की, क्या बातचीत हुई उसमें, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले एक अच्छी खबर से। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैम्पियनशिप का फाइनल अपने नाम कर लिया है। मालदीव के खिलाफ 35 के मुकाबले में 60 गोल से कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने इवेंट में मुसलसल 7 गेम्स में कामयाबी हासिल की। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी खवातीन ने दिखाया जनूबी कोरिया में कमाल। चैंपियंस यूथ गर्ल नेट चैंपियनशिप में नाकाबिले शिकस्त रहकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में मालदीव को 35 के मुकाबले 60 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तानी प्लेयर्स फाइनल में चारों क्वार्टर्स में मालदीव पर हावी रहे। पहले क्वार्टर में 17-5 की बढ़तरी हासिल की, दूसरे क्वार्टर में स्कोर 34 तक पहुंचाया, तीसरे क्वार्टर में 45 और आखिरी क्वार्टर में 35 के मुकाबले 60 के मार्जिन से मैच जीता। मेगा इवेंट में कौमी टीम नाकाबिले शिकस्त रही। राउंड मैचेस में सऊदी अरब, चाइनीज ताइपाई और मेजबान जनूबी कोरिया को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को आउट क्लास करके फाइनल में जगह बनाई थी। पाकिस्तान ने इवेंट में फाइनल समेत 7 मैचों में कामयाबी हासिल की है। शायद साहब, बड़ी अच्छी बात है। किसी भी मुल्क की जब आप बात करते हैं, स्टेबिलिटी आने लगे तो उसके खेलों में भी फ़र्क पड़ता है, उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। और अच्छा ये लग रहा है कि हम देख रहे हैं हॉकी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लड़के जिस तरह के उनको वसाइल मिल रहे हैं उसके बावजूद वो बड़ा अच्छी तरह से वो कर रहे हैं। अब ये हम नेटबॉल देख रहे हैं बहुत सारे, इससे पहले वॉलीबॉल देख रहे थे। एशिया का फाइनल खेला, बिल्कुल, और ज़बरदस्त खेला ये नेटबॉल। बहुत सी लड़कियां इसमें से वो हैं जो इंग्लैंड में बेस्ड हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी नेशनल। और कल मुझे बड़ी खुशी हुई, ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने गुड विश किया पाकिस्तान की इन गर्ल्स को जो इंग्लैंड में रहती हैं लेकिन यहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने आई हैं। कोई भी खेल हो, चाहे कॉन्टिनेंटल लेवल पे चाहे वर्ल्ड लेवल पे, जो कामयाबी होती है कमाल की, ज़बरदस्त। और इससे पाकिस्तानी लड़कियों में और हौसला बढ़ेगा आगे आने का, स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने का। और एज स्पोर्टिंग नेशन, हम हमेशा से स्पोर्टिंग नेशन के तौर पर याद रखे जाते हैं, हमें और तरक्की मिलेगी। बिल्कुल सही है। मुदस्सिर रज़ा काराई, चेयरमैन पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन, और खिलाड़ियों ने जीत के बाद खुशी का इजहार किया। लेट्स हैव अ लुक। मेहनत से इस चैंपियनशिप मेहनत करके मैचेस जीते हैं और इसी तरह इंशाअल्लाह हम जीतते रहेंगे अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, फंडिंग करे। थैंक्स करूंगा कोच का कि जिन्होंने इतनी अच्छी टीम तैयार की और कम अरसे के अंदर ये कामयाबी हम हासिल कर सके। आखिर में मैं सदर पाकिस्तान साहब जनाब वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब से भी गुजारिश करूंगा कि नेटबॉल स्पोर्ट्स को थोड़ा प्रमोट किया जाए, इसके लिए ग्राउंड बनाए जाएँ और हमें इसके लिए फंडिंग प्रोवाइड की जाए। Captain of the Pakistan team. I congratulate all the Pakistanis. Mubarak, this is for all the Pakistanis. I'm so happy we won. Champions. बहुत मुबारक, हम आज चैंपियंस बने। ये विन पाकिस्तान के लिए, ये हमारी सारी अवाम के लिए। सब ने देख लिया हम आज चैंपियंस बनके, और अल्लाह मियां के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए हैं। The whole team played really well to get this win. We put in so much effort and we're so happy to be here. We just won the Asian Youth Netball Championship and we've won it for our country. It's been a really great tournament. We've won every single match throughout this cup. It's been tough games, but thankfully we've won them all. It was a really tough and physical game. जी, इनकी खुशी और इनकी एक्साइटमेंट जो है वो एविडेंट है और ऑब्वियसली मेहनत की है लड़कियों ने तो उसका इनको सिला भी मिला है। और इन सारे ऑर्गेनाइजर्स का बड़ा शुक्रिया जो हमारे बड़े शॉर्ट नोटिस पे मुदस्सिर आ रहे हैं, को कल ही हमने कांटेक्ट किया। उन्होंने इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें भी, सारी हमें शॉट्स वगैरह प्रोवाइड किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले बेसबॉल वाले साहब ने भी हमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फराहम की थी। तो ये एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन मीडिया और सारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। जितना पाकिस्तान कामयाबियां हासिल करेगा उतना हमारा पूरी दुनिया में इमेज, हमारा सॉफ्ट इमेज है वो अच्छा होगा। बिल्कुल सही। मूविंग ऑन, बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। पीसीबी की जानिब से लगाया गया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कैंप था वो अपने पहुंचा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ऑफ सीजन में खिलाड़ियों ने लगाई भरपूर जान, स्किल्स डेवलपमेंट में किया खामियों पर काम। पीसीबी का 20 रोजा कैंप 3 मुख्तलिफ मरहलों में लगाया गया जिसमें खिलाड़ियों को मुख्तलिफ चैलेंजेस दिए गए। स्किल्स डेवलपमेंट में 47 खिलाड़ी एक्शन में नजर आए जिसमें शाहीन शाह अफरीदी,
बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी शामिल थे। कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस, तकनीक, हिकमत अमली और जहनी मजबूती पर भी खुसूसी काम हुआ। मेंस के बाद अब विमेंस खिलाड़ियों के स्किल्स और फिटनेस पर भी काम होगा। विमेंस टीम का कैंप 7 जुलाई से कराची में लगेगा। शाहिद साहब, 3 हिस्सों में हुआ, 47 लड़के इसमें हिस्सा ले रहे थे। ये आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ इससे आपको लगा कुछ फ़ायदा हुआ है? किसी सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या नहीं? ऑफ सीज़न में एक अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है और ठीक है। बहुत सी खामियां थी, कुछ प्लेयर्स नज़र नहीं आए। सबसे पहले तो जब भी सेलेक्टर्स या जो भी लोग इन कैंप का अनाउंसमेंट करते हैं, इन कैंप में प्लेयर्स को बुलाते हैं, थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को भी देख लिया करें। हाँ। नियाज खान कायद आज़म ट्रॉफी का हाईएस्ट विकेट टेकर, वो इस स्किल कैंप में नहीं था। क्या उसकी स्किल बहुत अच्छी है कि उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं? फिर इसी तरह मुश्ताक अहमद कलोड़ो, वो सिंध से ताल्लुक़ रखता है। सिंध हमेशा से नेगलेक्टेड है। मैंने सिंध के बहुत सारे लोगों को भेजा कि मुश्ताक अहमद कलोड़ो को थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सपोर्ट दिलवा दी जाए। वो प्रेसिडेंट कप का टॉप विकेट टेकर था। अगर वो दोनों इंजर्ड हैं तो पीसीबी एक लाइन लिख देता अपनी प्रेस रिलीज में कि जी स्किल डेवलपमेंट, इसलिए उनको नहीं बुलाया कि वो इंजर्ड थे। इन दोनों को भी अपनी स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अब ये पीसीबी के ऊपर है कि ये हर प्रेस रिलीज में बता दिया करें कि ये सारे परफॉर्मर्स थे, लेकिन इनमें से 3-4 चूंकि इंजरी हैं या मुल्क से बाहर चले गए हैं या कहीं और क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें नहीं बुलाया। लेकिन बस ये कि जो हम बात कर रहे थे कि ठीक है, एकेडमी में एक्टिविटी होना ये तो अच्छा है, लेकिन क्या इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? असल सवाल ये है, क्योंकि इस तरह के कैंप्स में अभी खुद आकिब जावेद ने कहा ना, 5-6 दिन में हम कुछ जादू की छड़ी नहीं, कुछ बदल नहीं सकते। एटलीस्ट आपने एक रिदम में डाल दिया, एक फिटनेस अवेयरनेस डाल दी। एक प्लेयरों को ऑफ सीजन में जब मैचेस नहीं हो रहे हैं, आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट अब शुरू होगा सितंबर से या अगस्त से, तो आपको एटलीस्ट उन प्लेयरों को लाके रिदम में, मोमेंटम में ले आए। ठीक है, शॉर्ट टाइम था, लेकिन एटलीस्ट आपने एक बॉल को रोल करना शुरू कर दिया ताकि ये लोग अपने रिदम में आ जाएं। बिल्कुल सही है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद, जो कि ऑब्वियसली सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं, उनने आज बातचीत की। उनका क्या कहना था इस हवाले से और इससे कितना फ़ायदा हुआ है, कितना फ्रूटफुल रहा है, आइए देखते हैं। हमारा जो 3rd फेज़ है स्किल डेवलपमेंट, जो हमारे कैंप से उनका आखिरी दिन है। 1st फेज़ में, 2nd फेज़ में ज़्यादा फोकस था, नेशनल कोचेज आए हैं, उनकी इंटरेक्शन हो जाए मैक्सिमम, जो आपके नेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ, क्योंकि आपकी जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली ऑफ सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सारा टेस्ट क्रिकेट, होम सीरीज़ खेलते हैं। उसी तरह की पिचेस आज से शुरू करेंगे इनके लिए। तो जो हमें चाहिए है फ्यूचर में, फास्ट बॉलिंग के हवाले से, स्पिन बॉलिंग के हवाले से, ये जो हमारे गैप्स हैं, ऑलराउंडर स्पिन हो या पेस ऑलराउंडर, कीपर, हमारे पास ऑप्शंस उनको बढ़ाना है। अक्टूबर तक ये एक्टिविटी जारी रहेंगी ताकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो आगे ऑप्शंस क्रिएट हों। आकिब जावेद हैं तो क्रिकेटिंग ब्रेन, मतलब समझ है, सेंस है, चीज़ें हैं, लेकिन क्या अभी जो ये बातें कर रहे हैं आप अग्री करते हैं इस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए। अब अगर अल्लाह करे, हम बार बार दुआ करते हैं कि मोहसिन नकवी चलते रहें, क्रिकेट बोर्ड में ऐसी कोई चेंज ना आए जिससे सारी ऑफिशियल सारा उलट पलट हो जाए, फिर सारा सब कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, आदमी ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करता है सारे काम, बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं होती, लेकिन इसका यकीनन लॉन्ग टर्म अगर आप सोल्यूशन निकालेंगे, लॉन्ग टर्म इसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको प्लेयरों को ऑफ सीज़न में। अब ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना है, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ है, मुस्तकिल फिर एक सीरीज एक चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। और हमें फिर मार्च अप्रैल तक मुस्तकिल हमारा सीज़न है। मार्च अप्रैल में हमने बांग्लादेश जाना है, जहाँ पे 2 टेस्ट, 3 वनडे, 3 T20 हैं, पूरा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए अब एक कैंप लगेगा कराची में, और मेरी इतलात ये है कि अभी इसलिए टीम अनाउंस नहीं हो रही कि 18 से 20 प्लेयरों का एक कैंप लगेगा। उसके बाद फिर जब माइक हैसन आएंगे तो फिर मुशावरत के बाद एक सिलेक्शन होगा, और उन 18 खिलाड़ियों में मेरी इतलात ये हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान को भी बुलाया जाएगा। नहीं, बुलाया तो जाएगा, क्या वो बांग्लादेश जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। ये तो अब मैं चिराग करूंगा तो नहीं चले, फिर जब माइक हैसन और ये सारे मुशावरत करेंगे कि आया हमें बांग्लादेश में ज़रूरत है इन तीनों प्लेयरों की या नहीं। आपको यकीनन ज़रूरत है,
अब आगे आप जाके या आप अपना अभी से अभी प्लान तय कर लें, इसलिए कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपका T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो आपने बांग्लादेश की सीरीज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और उन 18-20 प्लेयरों का पूल तैयार करना है जिन्हें आपको लेके T20 वर्ल्ड कप में। अच्छा, ये प्लेयर्स पे तो हम आते हैं, ये अगले उस पर बात करते हैं टॉपिक पे। पहला टॉपिक मेरा ये है, जैसे आपने कहा माइक हैसन आ रहे हैं, उससे पहले आपने कहा कि अच्छा है कि चेयरमैन लंबे अरसे तक रहें। Who's calling the shots in पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राइट नाउ? चेयरमैन का हमें पता है कि उनकी तो 2 जॉब्स हैं, वो दूसरी में ज़रा ज़्यादा मसरूफ होते हैं। चला कौन रहा है? क्या आकिब जावेद की सुनी जा रही है? क्या वहाब रियाज अभी भी ब्लू आइड बॉय हैं? क्या माइक हैसन के सारे कहने पे चल रहे हैं? सारी सब चीज़ें चल रही हैं। 2-3 मीटिंग्स भी हुई जिसमें प्लेयर्स को भी बुलाया। माइक हैसन भी हैं, आकिब जावेद भी हैं, वहाब रियाज भी हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सुमैर अहमद साहब, वो उनसे सारी चीज़ें अप्रूवल के बाद। जाहिर है मोहसिन नकवी के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ, वो मोहसिन नकवी ने उसकी सदारत की, लेकिन अप्रूवल वहीं से आती है। चला ये लोग रहे, लेकिन अप्रूवल वहाँ से आती है। और अब एक नई चीज़, जाहिर है माइक हैसन अब अपना स्टाफ लेके आएंगे, तो उन्होंने मसरूर की जगह शेन मैकडर्मिट का फैसला किया। मैकडर्मिट क्योंकि खबर मेरे पास ये थी कि बात चल रही है कि उनको लाया जा रहा है, लेकिन अगर माइक हैसन चाह रहे हैं तो वो तो आएगा। और ये सारी दुनिया में होता है। मुझे उस पर बहुत सारे लोग इस पे भी एतराज़ करते हैं कि गौतम गंभीर अपने सारों को ले आए जो कोलकाता वाले थे। तो जिसके साथ हेड कोच कंफर्टेबल होता है वो अपनी टीम बनाता है। सवाल तो उसने देने होना है, जिसने आखिर में जवाब देना है, वही अपनी चीज़ें लेके आएगा। एक सीरीज के लिए मसरूर को रखा था। मसरूर बैटिंग कोच भी अच्छा रहा है, जूनियर लेवल पे उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हार्ड वर्किंग, और फील्डिंग में भी उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये प्लेयरों ने उसकी तारीफ की है। मैं मसरूर की बेजा तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि प्लेयरों ने, जिनसे प्लेयरों से बात हुई, उन्होंने भी उसकी तारीफ की। हम तो एक तवील अरसे से जानते हैं ना। तो आपका एक लोकल कोच है, आपने उसको अगर ग्रूम करना है तो फिर आप उसको अंडर-19 लेवल पे लेकर आएँ या शाहीन के लेवल पे लेकर आएँ। आपके पास उमर गुल एक बहुत अच्छा कोच है, जिनके बारे में सुना जा रहा है कि पाकिस्तान शाहीन जो डार्विन जाएगी उसमें उमर गुल को एज हेड कोच रखा जाएगा। तो ये आपके स्टार्स हैं। आपने अपने कोचेस भी डेवलप करने हैं। आपने हमेशा फॉरेन कोचेस पे नहीं जाना, अपने कोचेस को भी डेवलप करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं उस बात पे जो आप टीम के हवाले से कर रहे थे कि शायद साहब अभी आपने कहा कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है। शाहीन का तो समझ में आता है क्योंकि बॉलिंग में अभी हमारे इतनी डेप्थ नहीं है। बात आ जाती है मोहम्मद रिजवान की और बाबर आजम की। क्या T20 में अभी हमें उनकी ज़रूरत है? क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं दुनिया सारी जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है। आपने वही स्ट्राइक रेट, वही डॉट बॉल्स, वही सब कुछ करते रहना है तो फिर आप खिला लें। लेकिन अभी आपको नहीं लगता कि हमें इसी यंग टीम के साथ ट्राई करना चाहिए? और आप एक फैसला कर लें कि आपको इनकी दोनों की ज़रूरत नहीं है, बाबर आजम की या मोहम्मद रिजवान की, तो बार बार पलट कर आना और फिर दोबारा टीम में शामिल करना। अभी आपने अपने यंगस्टर सिर्फ अपने होम सीरीज में ट्राई 100%। अब जब आप बांग्लादेश जाएंगे तब आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि आप, ऑल्दो के बांग्लादेश की भी कंडीशंस ऐसी ही हैं जैसी हमारी हैं। वेस्ट इंडीज में आप जाएंगे, वेस्ट इंडीज की टीम T20 हमारी रैंकिंग से भी अच्छी है, हमसे बहुत बेहतर है। फिर आप साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान में खेलेंगे जो हमसे कहीं ज्यादा अच्छी टीम है, वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट है, रनर्स अप है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार आगे पीछे होते रहे। आपने एक फर्म डिसीजन लेना है, यस और नो। तो सिनेरियो आपको इस वक्त क्या लग रहा है? हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, हवाएं जिस तरफ जा रही होती हैं। माइक हैसन मुझे लग रहा है कि वो मल्टी टैलेंटेड प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे बाबर आजम सिर्फ बैटर हैं, मोहम्मद रिजवान बैटर प्लस विकेट कीपर हैं, तो वो चाहते हैं कि ऐसा प्लेयर हो जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो। और यूटिलिटी ज़्यादा उन प्लेयरों की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मोहम्मद नईम को लेके आ रहे हैं तो वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करता है, मोहम्मद हारिस को लेके आ रहे हैं तो वो विकेट कीपर बैट्समैन है। तो उनको मल्टी टैलेंटेड प्लेयर चाहिए। और अभी उन्होंने जो डिसाइड किया, अब अगर उनके कहने पर या आकिब जावेद के कहने पर इन तीनों को कैंप में बुलाया जा रहा है, तो वो एक दफ़ा डिसीजन लेंगे इस कैंप के बाद और इस बांग्लादेश की सीरीज़ के बाद कि आया आपको ज़रूरत है या नहीं। देखिए, ये ग्रेटनेस पे तो कोई शुबा नहीं है रिजवान की और बाबर आजम की, लेकिन अगर कोई प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेयर जैसे विराट कोहली टाइप या रोहित शर्मा टाइप, अगर वो 120 से 140 और 150 पे गए तो वाई नॉट बाबर आजम, और क्यों रिजवान क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी मैं एक स्टैट देख रहा था कि इस डेकेड में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वालों में इनका नाम आ रहा है, जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रही है। प्रॉब्लम ये है विद दैट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस
पाकिस्तान के रिजल्ट्स क्यों खराब रहे? पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये रहा कि इनकी जिस तरह की भी परफॉर्मेंस थी, जो भी स्ट्राइक रेट था, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान 2023 एशिया कप से ऐसी बुरी नजर लगी पाकिस्तान की बॉलिंग को कि पाकिस्तान की बॉलिंग भी खराब होती गई, वरना पाकिस्तान अब भी T20 में सबसे ज्यादा आउट करने वाली टीम है, सबसे ज्यादा आउट करती है, सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट। अभी भी आप शाहीन शाह अफरीदी के तीनों फॉर्मेट में उठा के देख लें, आउटस्टैंडिंग होते रिकॉर्ड। लेकिन जब बैट्समैनों ने ज्यादा रन करना शुरू कर दिए, कम रन करना शुरू कर दिए, दूसरी टीमों ने स्ट्राइक रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, तो आप पीछे रह गए। आपकी बॉलिंग में भी मतलब बहुत नुक्स आए और बहुत कमी है। एंड दैट कंटिन्यूअस, मैं तो कहूंगा इसको कि ईगो पे ही ले ली थी बात कि यही दोनों ओपन करेंगे। दूसरी दुनिया की चेंज किया था, दूसरी दुनिया की टीमों ने पावर प्ले का प्रॉपर इस्तेमाल किया। हफीज ने चेंज किया था, लेकिन जाहिर है वो कंटिन्यूअस चेंज नहीं हो सकी। आपको जब आपकी चीज कोई प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती तो आपको उसको चेंज करना पड़ता है, वो आपने नहीं किया, उसका खुमियाजा आपने भुगता। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाते रहिए। Glad to be back once again to Sports Room। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि यंगस्टर्स को आपने कोई क्रिकेट दिखानी है तो ये जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, ये दिखानी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह से इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इस दूसरे टेस्ट मैच में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया है और शुभमन गिल ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। व्हाट अ फैंटास्टिक हिस्टोरिक इनिंग्स। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। Magnificent. That is a fabulous achievement from Shubman Gill. बतौर कप्तान पहला टेस्ट सेंचुरी, दूसरे मैच में रिकॉर्ड डबल सेंचुरी। शुभमन गिल ने बर्मिंघम में तारीख बना दी। भारतीय बैटर ने सुनील गावस्कर का 46 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लिश सरजमीन पर सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने वाले भारतीय बैटर बन गए। That is a fabulous achievement from Shubman Gill. शुभमन ने 1979 में ओवल के मैदान पर बनाए गए गावस्कर के 221 रन को पीछे छोड़ा। 269 रन जोड़कर अपने फर्स्ट क्लास कैरियर की भी सबसे बड़ी इनिंग्स खेल दी। जडेजा के साथ छठी विकेट पर 203 और वॉशिंगटन सुंदर के साथ सातवीं विकेट पर 146 रन की शराकत कायम की। And again, that's even better. भारत की इब्तिदाई 5 विकेटें 211 रन पर गिरी। आखिरी 5 विकेटों ने 376 रन जोड़े। 578 रन का पहाड़ खड़ा करके इनिंग्स तमाम हुई। जवाब में इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। पहले मैच में सेंचुरी बनाने वाले बैन डकेट खाता खोले बगैर आउट हो गए। शाहिद साहब, क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और इसे कहते हैं गलती से सीखना। पिछले मैच में गलती की, उनको पता चला कि शार्दुल ठाकुर हमारा वीक लिंक है, वहाँ आकाशदीप को लाए। बॉलिंग में भी कितना फ़र्क पड़ा, बैटिंग भी उनकी स्ट्रांग हो गई। वॉशिंगटन सुंदर के ऑल्दो सिर्फ 42 रन है, लेकिन साथ उन्होंने दिया शुभमन गिल का कि वो भी चलते रहे और अच्छे रन बन गए उनके भी। अभी तक तो जस्टिफाई हुआ है। हाँ। लेकिन अगर वो ये टेस्ट जीत जाते हैं तो फिर गौतम गंभीर की जो स्ट्रेटजी थी कि बुमराह को यहाँ पे रेस्ट करा के, यहाँ पे उसके लिए कुछ भी नहीं है, ऑल्दो कि वो अपनी बॉलिंग से पिच को इक्वेशन से निकाल देता है, इतना अच्छा वो बॉलर है। लॉर्ड्स पे जाके अगर यहाँ पे 1-0 भी चलेगा या 1-1 भी चलेगा तो लॉर्ड्स में बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंडिया के लिए, और वो विंडिकेट हो जाएगा कि उन्होंने जो फैसला किया था इतना मुश्किल बुमराह को रेस्ट कराने का, वो सही साबित। अच्छा शाहिद साहब, क्योंकि मैंने रवि शास्त्री ने भी इस बात पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया, सुनील गावस्कर का भी ये मानना था कि आपको इंडिया कम्स फर्स्ट, आपका एक बहुत बड़ा रेस्ट हो गया ये। बट मेरे हिसाब से प्लेयर अपना खुद जज होता है। अगर 100% फिट होते बुमराह तो आज बुमराह ही कप्तान होते ना। वो इसी वजह से कप्तान नहीं है क्योंकि इनका अंदर बाहर लगा रहेगा। वर्कलोड देखा होगा, उस प्लेयर से भी खुद भी पूछा होगा उसने। दो चीज़ें जो वहाँ से जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट की हैं, एक बुमराह लॉर्ड्स पे खेलना ज़्यादा पसंद करता था, एक उसका ऑरा होता है, उसका अभी तक बोर्ड पे नाम नहीं आया कि 5 विकेट आउट करके वो लॉर्ड्स में अपना, यहाँ पे अगर वो खेलता और लॉर्ड्स में नहीं खेल पाता तो उसको थोड़ा सा वो एक मतलब खलिश सी रह जाती। फिर दूसरी ये कि उसका वर्कलोड, जब आईपीएल वो खेल रहा है, अगर उसने 10 मैच खेले तो 4 ओवर पर मैच के 40 ओवर हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। 40 ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, लेकिन एक ही टेस्ट मैच में 43 ओवर। तो वो वर्कलोड मैनेज करने के लिए शायद उन्होंने सोचा हो कि नहीं, हम लॉर्ड्स में
इसको खिलाएंगे। लॉर्ड्स में शायद पिच भी अच्छी हो, ऑल्दो कि अभी जो इंग्लैंड में पिचेस बन रही हैं, मैं तो इतना हैरान हूं कि इसमें ना तो ज़्यादा सीम हो रही है बॉल, ना कंडीशन, ड्राइएस्ट वेदर है इस वक्त, ना बारिश हो रही है, ना क्लाउडी वेदर हो रहा है। बारिश होती है तो कम से कम मॉइस्चर आता है, जिससे पिच में मॉइस्चर का फ़ायदा उठाते हैं बॉलर्स। और अब उन्होंने पिछले 2 साल से पिचेस बनाने के लिए लोम सॉइल इस्तेमाल की है, LOAM, जिसमें जो कम्बिनेशन होता है वो क्ले, सैंड और स्लिट का होता है। स्लिट हम गारा को कहते हैं। तो वो लोम स्लिट जो माइकल एथरटन ने लिखा अपने कॉलम में, उसने कहा कि वो लोम जो सॉइल है वो ब्रेक नहीं हो रही, जिससे क्या हो रहा है कि आखिरी दिन भी बैटिंग इजी है। जैसा कि हमने लीड्स में देखा। ऑल्दो लीड्स तो एक ऐसी जगह थी कि जहां पे बेहतरीन बॉलिंग के लिए कंडीशंस होती। बिल्कुल सही है। इस वक्त इंडिया ड्राइविंग सीट पर है, बड़े अच्छी पोजीशन में। हम सबको पता है कि यहाँ आज तक बर्मिंघम में कभी वो कोई टेस्ट मैच एजबस्टन में जीते नहीं है, तो जीत के चांसेस इंडिया के इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। आखिर में चलते चलते ये बताते चले कि मोदी सरकार फिर खेल में सियासत ले आई और बांग्लादेश के टूर के लिए इंडियन टीम को इजाज़त नहीं मिल रही। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है शाहिद साहब, ये पाकिस्तान पे किस तरह से अफेक्ट करेगा कि जब बांग्लादेश के लिए नहीं मिल रही तो हमारी तो रिसेंट बड़ी जंगी मैंने जो पता किया, मुझे पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं लग रही। पॉलिटिकल रीजन नहीं होगा इसका अगर कैंसिल हुई। रीजन ये होगा कि इंडिया अपने टेलीविजन राइट्स बेचने जा रहा है, इसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी बेचने जा रहा है। तो वो एक कॉम्बिनेशन बनने के लिए उनका थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगस्त में नहीं हो सकता है, हम एशिया कप के बाद आपके पास टूर कर लें। मुझे ये पॉलिटिकल रीजन नहीं लग रहा। अगर वो बांग्लादेश से भी बिगाड़ कर अपनी सीरीज पोस्टपोन करेंगे तो दुनिया भर उनके ऊपर क्रिटिसाइज करेगी कि पाकिस्तान से तो आपका पॉलिटिकल टेंशन था, आपने बांग्लादेश से भी शुरू कर दिया। और इसीलिए वो हॉकी को भी परमिशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम आए, खेले यहाँ पे एशिया कप। और सिर्फ एशिया कप नहीं है, नवंबर में जूनियर वर्ल्ड कप भी है। तो FIH और एशियन हॉकी फेडरेशन दोनों इस बात का नोटिस लेंगी कि यार इंडिया तो पाकिस्तान टीम को आने ही नहीं दे रहा है। तो अगर ये पॉलिटिक्स मिस कर रहे हैं तो फिर इसीलिए इंडिया भी, और इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर इमेज इसलिए भी बनाना है कि वो 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी चाहते हैं। तो ये बताइए कि अभी जो एशिया कप के हवाले से खबरें चल रही हैं, उसमें आपको लगता है हो जाएगा, ये मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और पाकिस्तान की हॉकी टीम को तो एक्सपोजर चाहिए। अगर पाकिस्तान मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ एशिया कप क्रिकेट। एशिया कप क्रिकेट को भी बूस्ट मिलेगा अगर ये हॉकी का वे थ्रू हो गया, क्लियर हो गया कि हाँ जी पाकिस्तान की टीम आए, खेले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर एशिया कप क्रिकेट को भी बड़ा पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा। और क्योंकि वैसे भी एशिया कप तो न्यूट्रल वेन्यू पे ही हो रहा है और अभी तक तो यही है। और इंडिया वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होता इतना एशिया कप अपने यहाँ कराने में। यतीम टूर्नामेंट है, आप ACC को ढूंढे, वो प्रेस रिलीज आ जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये प्रेस रिलीज कौन बना रहा है, कौन मीडिया मैनेजर है, कौन क्या है। बस सिर्फ उसका ये है कि एक एशियन क्रिकेट काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो सारे हेड्स ऑफ द बोर्ड आ जाते हैं, वो एक मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। ACC के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो ACC बस अल्लाह भरोसे चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, इशूज़ पर हम बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।